हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। माय नेम इज संजय कुमारी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च को, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, इसे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया गया। लिपिड की डाइजेशन यहाँ पर नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। जहाँ तक एब्जॉर्प्शन की बात है तो सर्टेन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन माउथ में होती है। उसके बाद हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक की स्टडी की। स्टोमक में मेनली हमने देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड की भी स्टडी कर ली। उसके बाद हम लोगों ने डाइजेशन में मेनली हमने देखा कि किस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है और कुछ अमाउंट में लिपिड की भी डाइजेशन हो रही है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की जहाँ तक बात है तो स्टोमक में डाइजेशन मेनली वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन होती है। जब भी मेरे साथ स्टडी करें तो प्लीज अपने नोट्स बनाते रहें। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए प्लीज नोट्स बनाते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मैस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैस्कुलरिस लेयर में विभिन्न प्रकार की मूवमेंट होती है, जिसके कारण काइम जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज काइम इज मिक्स्ड विद बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। काइम किसके किसके साथ मिक्स हो रहा है? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जा रहे हैं। और अब काइम को काइम न कह के क्या कहेंगे? काइल या चाइल कहते हैं। जब फूड पार्टिकल्स स्टोमक में थे तो हमने उसे काइल कहा, और जब यह स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए और यहाँ बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस से मिक्सअप हो गए तो अब इसे क्या कहेंगे? अब इसे चाइल कहते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है? स्टार्च जो कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे अमाइलोप्सिन कहते हैं, इसके प्रेजेंस में माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा कुछ इनएक्टिव एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, जिन्हें एक्टिवेट करना जरूरी होता है ताकि फर्दर डाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ सके। इसके लिए क्या करते हैं? पहले एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इन सभी को पहले एक्टिवेट करना होता है। तो देखिए क्या करेंगे, ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज नाम के एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट करेंगे तो यह बदल जाएगी ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज नाम के एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट करना होता है, जो कि कहां से सेक्रेट होती है? सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। यह एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा सेक्रेट होता है और यह ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। यह ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब यही ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, और यही ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देगा। हमें सिर्फ करना यह होता है कि ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना होता है। फर्दर यह ट्रिप्सिन ही काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देता है। एंटेरोकाइनेज के द्वारा इसे एक्टिवेट करना होता है, बाकी काम यह ट्रिप्सिन खुद कर लेता है। अब यह जो हमारे पास है एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब यह तीनों जो एक्टिव फॉर्म है, यह क्या करेंगे? प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को यह ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज इसमें कन्वर्ट करते हैं, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट के डाइजेशन में बाइल हेल्प करते हैं। बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेज आल्सो। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन। बाइल जो है वह इमल्सिफिकेशन के द्वारा डाइजेशन में हेल्प करती है। इमल्सिफिकेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स और टीनी ड्रॉपलेट्स। फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना ही क्या है? इमल्सिफिकेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, फैट का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, इसे इमल्सिफिकेशन के द्वारा छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज करेंगे। इसे ही क्या
मिसल्स भी कहते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देते हैं। यानी इमल्सिफिकेशन के बाद क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब यह इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स पैनक्रियाटिक लैपेज के प्रेजेंस में, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्सिन्स भी कहते हैं, यह किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस मोनोग्लिसराइड्स में। यानी इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स पैनक्रियाटिक लैपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाइल में बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स ये सब पाए जाते हैं, लेकिन उनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि बाइल में एंजाइम एब्सेंट होते हैं। फाइनली जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स काम करते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स पर किस तरह से काम करते हैं, माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देते हैं। लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देते हैं। यह मिल्क प्रोटीन है। लैक्टोज क्या है, मिल्क प्रोटीन है, जिसे लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देते हैं। सुक्रोज शुगर के, इसे सुक्रेज नामक एंजाइम, इसे इन्वर्टेज भी कहते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देते हैं। अब आते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेजेस नामक एंजाइम एमिनो एसिड्स में बदल देता है। एमिनो एसिड्स एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, यह न्यूक्लियोटाइडेजेस नामक एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स में बदल दिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड्स जो है, यह न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स में बदल दिया जाता है। अब यह न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम के द्वारा शुगर्स प्लस बेसिस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेज यानी पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसे कि स्ट्रेप्सिन भी कहते हैं, उसके द्वारा इसे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह जो बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई है सिंपलर फॉर्म में, यह प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होती है, लेकिन इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट में होती है। Absorption in small intestine. Absorption is the process by which the end products of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Absorption एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ब्लड्स में चले जाते हैं या फिर लिम्फ में चले जाते हैं। जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं वह ब्लड में चले जाते हैं और जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं वह लिम्फ में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कैरिड आउट बाय एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यह डाइजेस्टेड मटेरियल किस प्रकार से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, या तो वह एक्टिव, पैसिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वह होती है जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही हो, यानी जिसमें एटीपी खर्च हो रही हो, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहे हो, इसमें कोई भी एटीपी की खर्च नहीं हो रही हो, वह पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सब्सटेंस किसी चैनल के थ्रू पास आउट होते हैं। यह अपने आप पास नहीं करते बल्कि एक चैनल के थ्रू पास करते हैं, जिसके कारण इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सब्सटेंस अपने आप मूव कर रही है, जिसे कि सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सब्सटेंस जो है वह किसी कैरियर आयन के थ्रू फैसिलिटेट करवाया जा रहा है, यानी पोटेशियम आयन के थ्रू इसे फैसिलिटेट करवाया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सब्सटेंस को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में एटीपी लगेगी, एटीपी खर्च हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जैसा कि
कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कौन कौन से सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन हो रही है वह देख पाएंगे। जैसे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से भी हो रही है और सिंपल एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन से भी हो रही है, तो यह तीनों में आएंगे। अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन भी एक्टिव प्रोसेस से भी हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से भी हो रही है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो रही है, तो यह भी तीनों में आएंगे। सोडियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है और क्लोराइड आयन की सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन होती है और विटामिन की भी सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रही है, F4 फैसिलिटेटेड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कांट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। बाकी सब्सटेंसेस हमने क्या देखे कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ मिलाई है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वह यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। लेकिन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स क्या है, थोड़े बड़े साइज की हैं, जिसके कारण वह ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिसेल्स, पहले इसे मिसेल्स में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बाइल सॉल्ट्स जो है वह फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल क्या है, यह हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर हेटिंग है और सेल्स की चारों ओर वाटर प्रेजेंट होती है और इसलिए बाइल सॉल्ट्स इसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे यह क्या है, फैट है और यह बाइल सॉल्ट से, जैसे आप इसे देख सकते हैं, यह क्या है, यह बाइल सॉल्ट है। बाइल सॉल्ट्स में अपर पोर्शन जो है वह वाटर फिलिक है और लोअर पोर्शन जो है लिपिड फिलिक है, तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है कि वाटर फिलिक पोर्शन जो है वह आगे की पोर्शन में है और यह जो लिपिड फिलिक पोर्शन है वह इसे लिपिड को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता रहे, तो इस तरह से एक अरेंजमेंट बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिसेल्स मूव्स इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। उसके बाद यह जो मिसेल्स है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चली जाती है। देन क्या होता है, रिफॉर्म्ड इनटू प्रोटीन कोटेड काइलोमाइक्रोन्स। उसके बाद इस मिसेल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कवर चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। अब यह काइलोमाइक्रोन्स क्या है कि ब्लड में एंटर नहीं करते बल्कि यह लैक्टियल में एंटर करते हैं। यह पोर्शन जो है यह क्या है, लैक्टियल्स है, तो काइलोमाइक्रोन्स कहाँ एंटर करेंगे, लैक्टियल्स में एंटर करते हैं। काइलोमाइक्रोन्स व्हाइट कलर की होती है, जिसके कारण लैक्टियल्स भी व्हाइट कलर की दिखाई देती है। दिस इज समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं कहाँ पर क्या, तो देखते हैं माउथ में क्या हो रहा था, सर्टेन, यहाँ पर मेनली सर्टेन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन हो रही थी। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेन पोर्शन है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिव। यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड्स ये सब तो ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होने के कारण यह लिम्फ में एब्सॉर्ब होते हैं। या क्या एब्सॉर्ब होते हैं, लिम्फ में। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। यहाँ पर इन्हीं सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रोसेस होती है जिसमें आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग में यूटिलाइज किए जाते हैं, फैट स्टोर किए जाते हैं। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है, डिफिकेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यानी फीसेस को एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, दिस इज डिफिकेशन। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि स्टडी करेंगे, पेन, इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। इसमें क्या है देख लेते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइडस्प्रेड इन मेनी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो पीईएम क्या है, यह टोटल फूड कैलोरीज या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अक्सर देखी जाती है। वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, साउथ एंड ईस्ट एशिया, जिसमें हम लोग भी आते हैं, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। इन सब में
प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के केसेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन दैट इज पेन affect infants and children to produce marasmus and kwashiorkor। यह प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जो है यह छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में और बड़े बच्चों में भी अफेक्ट करती है। इस डिजीज का नाम क्या है? मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। मैरास्मस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सब की डेफिशिएंसी होती है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू कम होते हैं, और यह इन्फेंट्स में होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं यह उन्हीं में होती है। 0 से 1 साल के बच्चों में इस तरह की डिजीज होती है, और इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, मैरास्मस दैट मीन्स बिल्कुल मरा हुआ, बच्चों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हर चीज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे एकदम मरे हुए जैसे लगते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं मैरास्मस। क्वाशियोरकर ये सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, यह 1 से 5 साल के बच्चों में होती है, इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है बच्चों में। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट कर लिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन की स्टडी करेंगे, साथ ही साथ साइटोलॉजी की भी स्टडी दूसरे बैच में स्टार्ट हो गई है, तो दूसरे बैच के अकॉर्डिंग हम लोग साइटोलॉजी भी साथ साथ करते चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।